31 को गूंज उठेगा दूरदर्शन नेशनल पर पद्मश्री श्री कैलाश खेर और कैलासा के संग अपने मधुर आवाज में आ रहे हैं आपको रिझाने। साथ हैं राजू श्रीवास्तव। शहर खुल रहे हैं, मुलाकात करेंगे, मोबाइल मत लाना, बात करेंगे। मनोज मुंतशिर। जय जय केदारा। मनाते हैं जश्न 2022 का। देखिए 31 दिसंबर की रात 9:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन पर और जुड़िए ओम से। नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हज़रा का एक और शुमारा लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल और आज का जो हमारा मौजू है वो है कंजर्वेशन ऑफ लेक्स एंड विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू ऑफ कोर्स डल लेक एंड निगीन और जो इसके साथ रिलेटेड वाटर बॉडीज़ हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रा है एज फार एज द टूरिज्म रिलेटेड इकॉनमी ऑफ कश्मीर इन जनरल एंड श्रीनगर सिटी इन पर्टिकुलर इज कंसर्न। तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमने बशीर अहमद भट्ट साहब को आज मदऊ किया है, जो कि वाइस वीसी हैं LCMA, जो लाउडा का अब नया रूप हमारे सामने है, जिसको लेक्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं। जी भट्ट साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया। पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ये दूरदर्शन ने मुझे मौका दिया नाज़रीन से बात करने का, और मेरे लिए अच्छी बात है कि आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू द पीपल। जी भट्ट साहब, अगर थोड़ा बहुत आपसे तमहीदन हम जानना चाहें कि ये जो लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी है LCMA, तो इसका जो मैंडेट है वो क्या है, हद इख्तियार, इसका जुरिस्डिक्शन क्या है? देखिए, लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी एक बॉडी बनाई गई है जिसका पहले J&K लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जानी जाती थी। इसका मैंडेट था कि जो हमारे जो लेक्स एंड वाटरवेज हैं J&K में, उनकी तहफ़्फ़ुज़ और उनका मैनेजमेंट और उनके इंतज़ाम के सिलसिले में ये अथॉरिटी डेडिकेटेडली बनाई गई थी। इस सिलसिले में बाद में नोटिफिकेशन जिसमें जुरिस्डिक्शन इसका तय पाया गया, वो ख़ास तौर पे डल और नगीन और उसके बेसन्स और उसके वाटरवेज के लिए मखसूस किया गया है, और उसी तहफ़्फ़ुज़ और मैनेजमेंट में ये अथॉरिटी तब से लगी हुई है। जी, तो जहाँ तक डल की कंजर्वेशन का ताल्लुक है, तो वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ, इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हम एक्शन प्लान या जो हमारे बहुत सारी चीज़ें रहती है हमारे एक्शन प्लान में, डल लेक एक यूनिक लेक है। दुनिया भर में ऐसा शायद ही कोई लेक ऐसा होगा जिसमें इतनी हैबिटेशन है। इसमें मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 58 हैमलेट्स हैं, जिनमें तकरीबन 60 से 70 हज़ार लोग रहते हैं, जो इसका पार्ट रहे हैं, जो ट्रेडिशनली जब से लेक है तब से वहाँ पे रह रहे हैं। इसके अलावा भी ये एक टूरिज्म स्पॉट है, अर्बन लेक है और लाइव लेक है। ये ऐसा लेक नहीं है कि जैसे कोई आर्टिफिशियल लेक है। ये बहुत पुराने समय से, जब से भी ये लेक है, एक लाइव लेक है जिसमें बहुत सारा बायोडाइवर्स के रिगार्ड बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इसमें मैक्रोफाइट्स हैं 20 अक़साम के, और तकरीबन फिश वैराइटीज़ हैं, और भी चीज़ें हैं इसमें। तो ये ये चीज़ें हम फैक्टर इन करके जो हमारा कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन और जो हमारा जो इस मुतल्लिक हमारी जो इक़दामात रहते हैं, इन चीज़ों को फैक्टर करके हमारा एक्शन प्लान बना है, जिसमें हम पूरा तहफ़्फ़ुज़ का एक एजेंडा बनाते हैं जो मल्टी नकाती होता है, जिसमें ख़ास तौर पे हमारा जो कैचमेंट का आबगीरा जो एरिया है हमारा डल लेक का, वो 337 स्क्वायर किलोमीटर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें पूरा ये दाशीगाम का एरिया आता है, और जिससे जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है डल लेक का, वो दाशीगाम नाला है, और कुछ और नाले हैं, पेशकोल नाला है, बटकल नाला, तेलबल नाला, दाशीगाम का नाला का ही पार्ट है। तो तकरीबन 70 से 80% जो पानी आता है सोर्स,
वो वहीं से आता है। तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में बहुत सारे इक़दामात किए गए हैं पहले भी और आज भी वो जारी हैं, और ये कंटिन्यूअस एफर्ट रहेगा क्योंकि ये लाइव लेक है। जैसे सिल्टेशन का इशू है, सिल्टेशन के हवाले से जो कैचमेंट एरिया में हम प्रोग्राम करते हैं, जैसे विजिटेटिव मेजर्स होते हैं, प्लांटेशन ड्राइव्स होते हैं, इस साल भी हमने एक ड्राइव की जिसमें तकरीबन हमने अभी तक 60,000 प्लांट्स लगाए हैं कैचमेंट एरिया में। बहुत सारे जो इसके माइक्रो वाटरशेड एरियाज हैं उसमें लगाए। उसके अलावा भी जो सिविल वर्क्स होते हैं जैसे बोल्डर डैम्स होते हैं या और भी बहुत सारे सिल्टेशन बेसन्स वगैरह, सिल्टेशन बेसन के हवाले से में हमारा एक सिल्टेशन बेसन है तेलबल में, जो पिछले साल से हमने फिर से रिवाइव कर लिया है 2020 से, और तकरीबन हमने उसमें से 1 लाख टन सिल्ट ड्रेज आउट की हुई है। तो मकसद यही है कि एक तो कैचमेंट एरिया का तहफ़्फ़ुज़, इसमें और भी पॉइंट्स आते हैं जैसे कंपोस्टिंग के हवाले से भी, मतलब जो वहाँ पे मवेशी रहते हैं, मवेशी पालते हैं लोग, तो उनकी वो उसकी जो न्यूट्रेंट वैल्यू होती है वो यहाँ इसमें डल लेक में न जाए, क्योंकि नाइट्रोजन फॉस्फोरस उसमें बहुत सारा कंपोनेंट उसमें वो होता है। तो उसमें हम इस साल हमने मुहिम की है, पिछले साल भी पायलट बेस पे की वो एक मुहिम चली थी जिसमें हमने 18 से 20 तक हमने कंपोस्ट पिट्स बनाए थे। इस साल भी हम तकरीबन 200 पिट्स बना रहे हैं। ये हमारा कैचमेंट एरिया के हवाले से ये इक़दामात है। इसके अलावा भी जो डल लेक प्रॉपर बॉडी है उसमें चूंकि ये बहुत सारा इसमें एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पुराने समय से चली आ रही हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जो हमारा सीवरेज का इशू है। और यहाँ में ये आपको मुझे लगता है मुनासिब ये बताना होगा कि तकरीबन 50 MLD का लोड डल लेक पे है, मिलियन लीटर्स पर डे का, जिसमें इस वक्त भी ये पर डे है, और जिसमें से तकरीबन 36 MLD वो कवर्ड है एसटीपीज के द्वारा। हमारे 5 एसटीपीज हैं जो डल के अतराफ में हैं, यानी अभी भी 14 MLD ऐसे हैं अभी हमारा ऐसे के ऐसे चले जाते हैं। 14 MLDs का गैप है जो आइडेंटिफाइड गैप है, और जिसमें गवर्नमेंट को एक अर्बन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा एक सबमिट प्रपोजल हुआ है 300 करोड़ का। हम गुप्त गंगा में 30 MLD का एक प्लांट इंशाल्लाह तौर पे वो कमीशन हो जाएगा। इसके अलावा भी जो सेवरेज से रिगार्डिंग है, खास तौर पे जो डल लेक प्रॉपर में जैसे हाउस बोट्स का इशू है, उसमें पहले एक प्रोग्राम चला था उनको डोलडम शिफ्ट करने का, बट हमारा एक मतलब अभी अल्टरनेटिव एक आइडिया है उनको कनेक्ट करने का, जो हमारे ऑलरेडी लेड सिवर लाइन है उसमें टेंडरिंग भी हमने इशू की हुई है, और उसमें इंशाल्लाह तौर पे जल्दी हम काम शुरू कर लेंगे। बट यहाँ मैं ये भी बताऊं कि आपको कि जैसे नगीन वाला लेक है, वहाँ हमने वेस्टर्न शोर लाइन में जो भी वहाँ तकरीबन 80-90 हाउस बोट्स हैं उनमें काम शुरू कर दिया है, उनको हाउस सेवरेज कनेक्शन देने का। ये हमारा सेवरेज का। इसके अलावा जो ऑलरेडी इसमें सिल्टेशन या इसमें जैसे वीड इन्फेस्टेशन हुई है डल लेक के हवाले से ये मुनासिब बताना होगा कि इसमें तकरीबन पूरा लेक जो है, जो 25 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उसमें से पूरा लेक ही मैक्रोफाइट्स उसमें होते हैं, पूरे सबमर्ज्ड और डिफरेंट टाइप के होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, और उसमें से एज पर साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी उनको हमें पूरा नहीं निकालना है। वी हैव टू हैव अ कंट्रोल्ड एक्सट्रैक्शन और डिवीडिंग ऑफ दीज मैक्रोफाइट्स। तो उसमें जो उनकी रिकमेंडेशन है इससे पहले भी, और जो हमारा एक रिसर्च एंड मॉनिटरिंग का विंग है जो हमारे अथॉरिटी में है, उनकी गाइडेंस लेके हम तकरीबन उसमें 30 से 35% वो हमें रेगुलर करना पड़ता है। अब इसी से एक रिलेटेड सा क्वेश्चन है कि एक बहुत कुछ इस बारे में मीडिया में भी आया है, बहुत कुछ लिखा गया है, और बहुत सारी प्रेजेंटेशंस के दौरान में भी हमने सुना है कि जब तक ये जो डिवीडिंग है मैनुअली होती थी तब तक इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा था इस ज़मीन में जो मैक्रोफाइट कंजर्वेशन भी है, क्योंकि किसी हद तक तो इनको हमें प्रिजर्व भी करना होगा, ये लेक की अपनी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। लेकिन जब से हमने एक मैकेनाइज्ड डिवीडिंग का सिस्टम बनाया है तो वीड्स की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। देखिए, मैं एक इस बारे में ये मेरा मतलब और अथॉरिटी का भी यही ये है कि मैनुअल तब तक ठीक था जब तक हम उसको मैनुअली जितना लिमिट कर सकते थे। अब मैं आपको बताऊं, तकरीबन जब मैं पहले भी बता रहा था
16.35 मुरबा जो हमारा डल लेक है वो पूरा वीड इन्फेस्टेड है, मतलब मैक्रोफाइट्स हैं, और उसमें हमें कंट्रोल्ड हिसाब से करना पड़ता है। बट इसके अलावा भी कुछ एग्जॉटिक स्पीशीज इसमें आ गए हैं। पहले अजोला था 2014 तक, उसमें फॉर्चुनेटली फ्लड्स में वो फिर उसके बाद वो डिमिनिश हो गया। बट लिली के हवाले से मैं जैसे बताऊं, लिली तकरीबन हमारा 6.25 स्क्वायर किलोमीटर मुरबा में फैल गया था, और जिसको कहीं कहीं एरियाज पे तो मैनुअल इंटरवेंशन से निकाला जा सकता है, बट उतनी स्केल पे वो मैनुअली नहीं निकल सकता है। इससे पहले कि ये मतलब उसमें हमने कैलकुलेट भी किया है, उसमें हमें तकरीबन एक लेबर एक मशीन 300 लेबर का काम कर सकती है। तो बट ये एक्सक्लूसिव नहीं है, कुछ एरियाज में हमें एक्सक्लूसिवली ही मैन्युअली लेबर से करना पड़ता है। जैसे हमारा शोर लाइन है, वहां पे मशीन नहीं जा सकती है, और वहां में जो डिवीडिंग और कंट्रोल डिवीडिंग करनी पड़ती है वहां मैन्युअली हम एक्सक्लूसिव कर लेते हैं। और कहीं कहीं पे जहां हमें मैकेनिकल जरूरत पड़ती है, इस साल हमने ज्यादा स्केल पे मैकेनिकल इसलिए किया क्योंकि जहां हमारा खास तौर पे जो हमारा लकुडल वाला बेसन है उसमें लिली बहुत सारी फैल गई थी, तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर तक वो फैल गई थी। तो उसमें हमें मैकेनिकल इंटरवेंशन की जरूरी वो हमें करना पड़ता। अब इसके साथ ही एक और रिलेटेड सा क्वेश्चन है कि जो ये लिली की इन्फेस्टेशन जहां तक इसका ताल्लुक है, तो इसके साथ तो लोगों की इक्तिसादियात भी बहुत हद तक जुड़ी हुई है, बिकॉज हमारा नदरू वगैरह जो है या और भी बहुत सारी चीज़ें इसकी निकलती हैं जो जिनका कमर्शियल वैल्यू भी है और अच्छा खासा कमर्शियल वैल्यू है। तो क्या वहाँ पे थोड़ी बहुत रिजेंटमेंट भी तो होती होगी जब आप ऐसी जगहों पर इंटरवेंशन करते हैं? लोगों की थोड़ा बहुत आपको गुस्सा भी तो झेलना पड़ता होगा, अपोजिशन भी तो झेलनी पड़ती होगी। उस हवाले से मैं ये बताऊं कि कुछ एरियाज हैं जहाँ पे नदरू कल्टीवेशन ट्रेडिशनली की जाती है जी। और जो ये लिली है ये इनफैक्ट मतलब जिस एरिया में ये ग्रो होते हैं उसमें फिर नदरू मतलब जब तक हम इसको एक्सट्रैक्ट न करें फिर नदरू भी नहीं ग्रो हो सकता है। तो और जो कि जैसे आपने वजह तौर पे फरमाया कि ये एक यूनिक सिस्टम है जहाँ पे फ्लोटिंग गार्डन्स का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हमारा नदरू कल्टीवेशन होती है। तो अभी तो हम उन्हीं एरियाज पे फोकस करते हैं जिनमें हमारा लिली ही एक्सक्लूसिवली हम उनको एक्सट्रैक्ट करें, नदरू एरियाज को हम ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं। और जहाँ अंदरून डल में जहाँ लोग ये चीज़ें ग्रो करते हैं उसमें हम सिर्फ नेविगेशन चैनल्स पे और सॉलिड वेस्ट वगैरह पे फोकस करते हैं, उसमें हम नदरू और फ्लोटिंग गार्डन्स को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अब बट साहब, लेक की प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन के हवाले से ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि वहाँ पे जो 60 से 70 हज़ार तक लोग रहते हैं उनकी बाज़ाबातकारी, क्योंकि बहुत सारे प्लान्स भी बने उनको वहाँ से रिलोकेट करके किसी और जगह पर रिहैबिलिटेट करने के हवाले से। तो उस ज़मन में क्या कोई पेशरफ्त हुई है? हालांकि डायरेक्टली वो आपके दायरे इख्तियार में तो नहीं आता होगा, बट चूंकि आप लेक की कंजर्वेशन के हवाले से काम करते हैं तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल अनलेस दिस थिंग इज आल्सो एक्सपीडाइटेड। नहीं, उसमें हमारा ही दायरा इख्तियार है। जो हमारी कॉलोनीज इसमें जैसे पहले तो अर्बन एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था जो इसको करता था। 1986 में एक सोशो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था जिसमें वो पूरा प्रॉपरली एक्सरसाइज हुई थी, सर्वे कितनी फैमिलीज रहती है, तो वो एक्सरसाइज पहले हुई थी। फिर जब लेक अथॉरिटी का जुरिसडिक्शन इसमें आया तो फिर हाई लेवल कमेटी एक होती है ड्यूकाम साहब की सदारत में, जिसमें रिहैबिलिटेशन मैकेनिज्म के द्वारा हम इनको कहीं कहीं पे डिपेंडिंग अपॉन जो हमारा प्रोग्राम था पीएमआरपी का, एक प्राइम मिनिस्टर्स रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम था 300-350 करोड़ का, उसके तहत इनको बाज़ाबतकारी कहीं कहीं पे जहां हमारे आइडेंटिफाइड कॉलोनीज थे वहां की गई है। इसमें करंटली हमारा एक जो रखियारत वाला करंट वाला एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है जिसमें तकरीबन जो 600 से 1200 फैमिलीज रिहैबिलिटेट हो चुकी है। अगर हम पूरे अब तक का देख लें तो तकरीबन 3000 फैमिलीज रिहैबिलिटेट हो चुकी है जो हमारी और भी कॉलोनीज है। इसमें एक जो एचएलसी के द्वारा जैसे मैंने पहले बताया कि रिहैबिलिटेशन का मैकेनिज्म है, उसमें प्रॉपर जो क्लस्टर्स आइडेंटिफाई होते हैं, जैसे लेक में 58 हैमलेट्स हैं, उसमें हम वहाँ अभी हमारा फोकस है जहाँ पहले रिहैबिलिटेशन मैक्सिमम हो चुकी है, कुछ घर अभी वहाँ पे हैं, पहले हम उन पे फोकस करेंगे और उनको वहाँ पूरा रिहैबिलिटेट करके वो एरिया पे फोकस करके। तो अभी तक अगर आप ये जानना चाहें कि व्हाट परसेंटेज ऑफ डल ड्वेलर्स हैव बीन रिहैबिलिटेटेड एल्सवेयर?
अब तक तकरीबन 27% हुए हैं, जब से इट इंक्लूड्स द पीरियड ऑफ जो यूईडी का पीरियड है। इसमें कुछ इश्यूज रहे हैं पहले से कि जैसे फ्लड्स के दौरान को जो हमारा प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम था वो एक पूरे नज़्म जो उसका मैंडेट था क्लस्टर बेस्ड वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। बट इंशाअल्लाह तौर मैं होपफुल हूँ जो हमने क्लस्टर्स अब आइडेंटिफाई किए हुए हैं उनको हम एज अर्ली एज पॉसिबल रिहेबिलिटेट कर लें। कब तक आप तवक्का करते हैं कि ये जो रिहेबिलिटेशन रिलोकेशन रिहेबिलिटेशन का मामला है ये सेटल हो जाएगा, यानी एवरीबडी? फिलहाल हमने प्रायोरिटाइज क्लस्टर्स पे किया है, तो उसका मुझे लगता है तकरीबन 19 क्लस्टर्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें मुझे लगता है चंद 7-8 महीने तक वो हम उनको रिहेबिलिटेट कर पाएंगे इंशाल्लाह तौर पे। और जो हमारा रखियारत में है, जो हमारा वहाँ हमारा सफिशेंट लैंड है, सफिशेंट प्लॉट्स हैं, थोड़ा सा उसको डेवलप करना है। उसमें भी हमारा एक सेपरेट स्टेट कैपेक्स के द्वारा फंडेड एक प्रोग्राम चल रहा है। तो इंशाल्लाह तौर पे मैं पुरुमीद हूँ कि 7-8 महीने के फ्रेमवर्क में हम इन क्लस्टर्स को एज प्राइमरीली इनको रिहेबिलिटेट कर पाएंगे। जी बट साहब आपने भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये तो जब से हमारा वजूद आया है तब से तो हमने शायद देखा नहीं, लेकिन हमने पढ़ा है, सुना है अपने बुजुर्गों से कि एक ज़माने में ये सारी जो लेक्स थी मुख्तलिफ वाटर बॉडीज से लिंक्ड हुआ करती है, एंड दैट इज़ वाई कश्मीर को वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता था। एंड फिर लोग डूंगे में जाकर के एक लेक से दूसरी जगह पिकनिक्स वगैरह पे जाया करते थे। तो क्या आपको लगता है कि देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिवाइविंग such a system as far as Dal and its peripheral water bodies are concerned? Absolutely, मैं पूर्ण उम्मीद हूँ, 100% पूर्ण उम्मीद हूँ, क्योंकि इस सिलसिले में जैसे मैं पहले आपको मुझे लगता है ये मुनासिब बताना होगा मुझे कि जैसे डल लेक नगीन के थ्रू नाला आमिर खान के, तो उसके बाद गिलसर आता है, फिर गिल कदल के खुशहाल सर आता है, खुशहाल सर एक वाटरवे से फिर आंचार में जाता है, आंचार फिर आगे जाके जहलम में मिलता है। तो ये वाला हम नेविगेशन फोकस कर रहे हैं, जो हमारे डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी फोकस है। और फॉर्चुनेटली फॉर अस बहुत सारे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन द्वारा बहुत अच्छा काम हुआ है, खासतौर पे खुशहाल सर और गिल सर में। हालांकि वो हमारा डायरेक्टली दायरे इख्तियार में नहीं आता है, बट उसके कारण जितना वहाँ काम हुआ है, जो वहाँ काम हुआ है, तो उससे मैं पूरी उम्मीद हूँ हम नेविगेशन कर पाएंगे। हमने पिछले साल तकरीबन 2-4 बार नाला अमेरिकन के द्वारा जो हमारा वहाँ गेट है वहाँ तक जा पाए हैं, और इंशाल्लाह इस साल मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जितना वहाँ काम हुआ है खुशहाल सर गिल सर में, हम एटलीस्ट आंचार तक नेविगेशन कर पाएंगे। और उसके आगे भी इंशाल्लाह तौर पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के द्वारा और जो भी डिविजनल इंतज़ामिया का सपोर्ट रहेगा और जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी स्टेक होल्डर्स वहाँ इन्वॉल्व है, ये हम रिवाइव कर पाएंगे। एज फार एज जो इमीडिएटली नाले डल के साथ लिंक्ड हैं, पर्टिकुलरली जो आउटफ्लो चैनल्स हैं, वो नाला आमिर खान हो, नावपुरा नाला हो, तो उनकी प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन तो आप ही देखते हैं, तो उनका क्या हाल है आज की डेट में? उनका जैसे हमारा एक न सिर्फ ये जो आउटफ्लो चैनल्स हैं जी, अब तो इनफ्लो चैनल्स पे भी हमारा फोकस रहा है। और हमने एक्चुअली जो डल का मुतसिल एरिया है, फोर शोर के जो एरियाज हैं, वहाँ पे तकरीबन 4-5 जो ये नदी नाले हैं जो हमारा कैचमेंट एरिया के साथ मुंसलिक है, उनको हम रिवाइव इंशाल्लाह करेंगे। जहां ड्रेजिंग की ज़रूरत हो वहाँ ड्रेजिंग करेंगे, और जहां और भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है वहाँ वो करेंगे। और वहाँ कुछ डिटेंशन पॉन्ड्स भी है जो जैसे वहाँ इनफ्लो आके उन डिटेंशन पॉन्ड्स में पहले जाता है, तो वो एक एज आर्टिफिशियल वेटलैंड का काम करते हैं। ये हमारा इनफ्लो के हवाले से ये प्लान है। दूसरा हमारा जैसे नाले आमिर खान पे मैं खुसूसी तौर पे बताऊं कि वहाँ पे बहुत सारा सॉलिड वेस्ट का इशू रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ से बहुत सारा फ्लो हो जाता है, चाहे वीड हो या चाहे सॉलिड वेस्ट हो। तो उसमें हमारा काम चल रहा है। हमने वहाँ कुछ एरिया आइडेंटिफाई किया हुआ है जहाँ हमने रिटेनिंग वॉल और पूरा रैंप बना रहे हैं, जहाँ हम ट्रैश गेट इंस्टॉल कर रहे हैं, और ये वाला इंशाल्लाह तौर पे हम कामयाब रहेंगे कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के साथ। दूसरा हमारा चूंठ कोल वाला है जो यहाँ से डलगेट की साइड से हमारा है, और उसमें भी हमारा ड्रेजिंग का प्लान है
चंद एक महीने में हम वो प्लान फाइनलाइज कर रहे हैं, डीपीआर अंडर स्टेज हैं, तो उसको हम ड्रेजिंग करेंगे और मैं पूरी उम्मीद हूं कि जो ये वाले इश्यूज हैं वो एड्रेस हो जाएंगे, ताकि क्योंकि आउटफ्लो से ही हमारा जो आउटफ्लो इनफैक्ट हमारे पास नालामार का एक बहुत ही तलख तजुर्बा है कि नालामार चैनल को जब हमने बंद कर दिया तो उसका कितना बहुत ही ज्यादा बुरा इम्पैक्ट डल की हेल्थ पे पड़ा। जी हाँ, उसके सिलसिले में भी नोपुरा चैनल की आपने बात की, जो उसमें कुछ पिछले साल अमृत के द्वारा एक स्कीम है भारत सरकार की, उसमें काम हुआ है जो ड्रेजिंग का है, उसमें जो बाब डैम से वो कनेक्टेड है, बाब डैम में भी काफ़ी सारा काम हुआ है, बट और भी काम करने की ज़रूरत है और गुंजाइश भी है, और हम उसमें इंशाल्लाह तौर पे लगे हुए हैं। जो हमारा खास तौर पे पहले तो ड्रेजिंग पे हम फोकस कर रहे हैं, दूसरा सेवरेज का वहाँ कुछ कहीं एरियाज में खासकर नाला आमिर खान हो या हमारा नोपुरा चैनल हो, वहाँ वो इशू है, हम उसमें वो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के साथ टेकअप कर रहे हैं कि उसमें मुनासिब कौन सी जो सीवरेज अरेस्टिंग टेक्नोलॉजी हो वो नस्ब की जाए। अब जैसे जहां तक बरारी नंबर का ताल्लुक है, बाब डैम जिसको हम कहते हैं, चूंकि ये डल के साथ कनेक्ट होता है इसी नौपर नाला की नाला से, तो बरारी नंबर में तो लोग देखते होंगे, जो लोग वहां से गुजरते हैं, कि बहुत काम हुआ है, उसकी फेंसिंग भी हो चुकी है, वहां पे पेडिस्ट्रियन वॉकवेज भी बन चुके हैं, तो लेकिन जहां तक पानी की क्वालिटी का ताल्लुक है तो वो तो अभी भी वैसा ही होनत वाला है। बिल्कुल नहीं, आपने दुरुस्त फरमाया, वहाँ अभी पानी की क्वालिटी का इशू है, वहाँ पे एक दो ड्रेन्स है जिनको हमें वो हम देख रहे हैं उसमें कैसे हम उनको अरेस्ट कर लें, तो उसके बाद ही मतलब वो वाला अरेस्ट हो जाए, क्योंकि जैसे नोपुरा चैनल जो आती है उसके मुतसिल वाला एरिया है, जो पेरिफेरल नोपुरा के साइड में जो लोग रहते हैं वो भी कुछ एरिया वहाँ पे है जो सिवर लाइन से कनेक्टेड नहीं है, और तो अक्सर मकानों का जो सारा सीवरेज है वो उसी में जाता है। तो हम उसमें प्रॉपर वो देख रहे हैं कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, क्योंकि वो इंटरनल है। इनफैक्ट रैनावारी के अंदर नए दियार वगैरह एरियाज में वहां पे भी तो यही एक प्रॉब्लम है। कुछ एरियाज हैं जो करंटली अंडर जो एक अर्बन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा कनेक्ट किया जा रहा है, उसमें काम चल रहा है, जो अशाई बाग में हमारा मतलब एक ये IPS बन रहा है, वो कनेक्ट फाइनली हो जाएगा ब्रायर नंबर के STP के साथ। कुछ एरियाज रहता है जिसमें हम मुनासिब टेक्नोलॉजी के द्वारा वो इंशाल्लाह तौर पे वो भी अरेस्ट करेंगे। अब एक और चीज जो बहुत बड़ी दिक्कत है हमारी इन लेक्स के हवाले से, पर्टिकुलरली श्रीनगर में, वो है एनक्रोचमेंट्स का एक बहुत बड़ा मसला है। ब्रायरी नंबर को ही ले लीजिए, अभी भी इसका एक अच्छा खासा पोर्शन जो है वो एनक्रोचर्स के कब्जे में है। इसी तरह से खुशहाल सर ले लीजिए, गिल सर ले लीजिए, आचार ले लीजिए, तो हाउ आर यू डीलिंग विद दैट? देखिए, एनक्रोचमेंट या इलीगल स्ट्रक्चर्स के हवाले से हमारा पॉलिसी पूरी क्लियर है कि जो भी एनक्रोचर होगा या जो भी बिना इजाज़त के मतलब नाजायज़ तामीरात तजावुज़ात में लगेगा, उसके खिलाफ बर वक्त कार्रवाई की जाती है और FIRs लॉन्च किए जाते हैं। मैं इस साल की आपको डेटा बता सकता हूं, तकरीबन हमने 370 डिमोलिशंस इस साल की हैं। खुसूसी डिमोलिशन 4-5 की हैं, जिसमें सूंठकल की डिमोलिशन है या अंदरून डल में कुछ एरियाज हैं वहां भी की गई है। तो एनक्रोचमेंट जैसे खास तौर पे मैं डल के हवाले से बताऊं कि हमारा जनरली इलीगल स्ट्रक्चर्स का इशू रहता है, क्योंकि मे बी कि कुछ प्रॉपर्टी हो वो उसी बंदे की हो जो वहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, बट हमारा ये भी डोमेन है कि जो हमारा बिल्डिंग परमिशन का है या हमारा हाई कोर्ट का मैंडेटेड जो हमारा 200 मीटर का इन्फ्लुएंस एरिया है, उसमें बिल्कुल कोई ग्रीन बेल्ट कहा जाता है, जिसको ग्रीन बेल्ट किया 2002 के बाद उसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं तामीर किया जा सकता है। और हमारा पूरा विजिल रहता है। हम अब पहले तो चूंकि मैनुअल ही रहा है कि वॉचर्स वो मैंडेट उनका रहा है देखने का, बट अब हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा मॉनिटर कर रहे हैं। हमने डल के अतराफ में जो खास तौर पे हमारा डल गेट से लेकर हबक तक का एरिया है, वहाँ पे CCTVs नस्ब किए गए हैं
और फर्स्ट फेज़ में वो हम जल्दी ही उसको ऑपरेशनलाइज करा रहे हैं फाइनल ये करके। उसके अलावा भी हम लेफ्ट साइड में जो हमारा बाकी एरिया बचता है वहाँ भी नस्ब करवाएंगे सीसीटीवी से, उससे और भी मॉनिटरिंग बढ़ेगी। बैरिकेड्स भी खड़े किए गए हैं ऑन डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल कोर्ट कहीं कहीं पे जहाँ हमारा नाइट नाकाज लगेंगे। तो ये सारे इकदाम इसीलिए किए जाते हैं ताकि लोग जो ये है कंस्ट्रक्शन मटीरियल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। ये समय है उन्नति की ओर बढ़ जाने का। ये समय है जन जन के जीवन में खुशहाली लाने का। ये समय है देश के परचम को पूरी दुनिया पे लहराने का। ये समय है राष्ट्र निर्माण के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का। इसलिए वो व्यक्ति या संस्था जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं है, 31 दिसंबर 2021 से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइल करना ना भूलें। नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। आप भी समय से टैक्स रिटर्न ई फाइल करने का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी और रिटर्न ई फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। ले जाएं और मैं पूरी उम्मीद हूँ लोगों की कोऑपरेशन ही इसमें ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ भी ये बनता है अल्टीमेटली जो वायलेटर होता है वो हम में से ही कोई होता है। तो मेरी गुजारिश ही यही रहेगी कि क्योंकि ये हमारी वाटर बॉडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे नहीं लगता हम दुनिया में हम कुछ भी बना सकते, ताजमहल भी बना सकते हैं, बट डल जैसी झील बिल्कुल नहीं बनेगी। और इसमें हम सब की जिम्मेदारी है, एक खास तौर पे इखलाकी जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे हो पाए, खास तौर पे कि अगर कहीं पे एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट भी बहुत सारी जगह चलता है कि एक सोशल बाइकआउट चलता है कि अगर कोई एनक्रोचर है, बट उसके अलावा भी कानूनी कार्रवाई हमेशा। तो एलसीएमए क्या आईईसी कैंपेन्स के जरिए ऐसा कुछ नहीं करती है जो ताकि लोगों को ये बावर कराया जाए, उनको इन्फॉर्म किया जाए, उनको एजुकेट कराया जाए कि लेक की हेल्थ उनकी अपनी हेल्थ के से कैसे रिलेटेड है, या ओवरऑल कश्मीर को कश्मीर बनाने में इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है? एक चीज़ मैं आपकी वसात से बताऊं कि वी आर फॉर्चुनेट कि यहाँ पे एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस फिर भी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और बहुत सारे जो गैर सरकारी इदारे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। हम एलसीएमए के द्वारा भी और कुछ मतलब जो हमारे और भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें एसएमसी, और इसमें भी हमने कुछ प्रोग्राम्स इस साल भी किए हैं और आइंदा चंद वक्तों में भी इंशाल्लाह तौर पे वो करेंगे। और जो हमारे मीडिया है उसकी वसात से भी हम बार बार ये बावर कराते हैं कि हमारे लिए लेक और उसका तहफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी है। और मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह तौर पे हम इसको बचाने में कामयाब रहेंगे और इसकी जो माजी की जो प्रिस्टीन ग्लोरी रही है तो हम इसको रेस्टोर करने में कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। तो कब तक आपको लगता है कि जिस हिसाब से जिस पेस से इस वक्त काम चल रहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब 60s और 70s की बॉलीवुड फिल्म्स में हम डल देखा करते थे और जैसा डल हम तब देखते थे कि वैसा हमें फिर से देखने को देखिए मैं 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पहले जो हमने अपने एक्शन प्लान के हवाले से जो हम बनाते हैं उसमें कुछ मैंडेट्स रखे हैं। जैसे फिलहाल मैं ये बताऊं कि जैसे जो हमारा एनालिसिस इसमें होता है रिसर्च एंड मॉनिटरिंग के द्वारा या पीसीबी के द्वारा, उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि कितना डल का एरिया जो है उसमें कैसा पानी है, क्या क्वालिटी है। उसमें मैं आई वांट टू शेयर कि तकरीबन 50% बी क्लास वाटर है जिसमें अच्छी डीओ लेवल है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, और बीओडी 3 से नीचे हैं। तो ये चीज़ें उसी पे हम फोकस कर रहे हैं। पहले तो हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि सीवरेज पे वो हमारा इंशाल्लाह तौर पे 1-2 साल के अंदर वो जो गैप्स है 2-3 साल के अंदर वो फाइनलाइज हो जाएगा। बस तब तक भी हमारा ये प्रोग्राम है कि जो हमारे डिटेंशन पॉइंट्स हैं वो भी उस सीवरेज को अरेस्ट करेंगे, दे विल एक्ट एज आर्टिफिशियल वेटलैंड्स। इसके अलावा भी डल में जो खास तौर पे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जो हमारे हाउस बोट्स हैं उनकी कनेक्शन हम तकरीबन मेरा उसमें टारगेट है 6-8 महीने तक वो भी हो जाएगा।
और बाकी जो डिवीडिंग, डिसिल्टिंग और ये तो रिकरेंट ऑपरेशंस हैं डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि लाइव लेक है उसमें हम वैसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। बट मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इस साल हमने तकरीबन 2.5 स्क्वायर किलोमीटर का लिली एक्सट्रैक्ट किया है, तो अब हमारा बहुत कम एरिया रहता है जहां लिली इन्फेस्टेशन हो। बाकी मैक्रोफाइट्स इसका पार्ट हमेशा रहेंगे, बट लिली की इन्फेस्टेशन काफ़ी हद तक हम रोकने में कामयाब हुए हैं। जी बशीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और हमें डल के कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में बताया। और नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इजाज़त लेने का वक्त है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।